बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कीनीजियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। इसका आज पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे 2 सेक्टर इकोनॉमी, देन 3 सेक्टर इकोनॉमी एंड देन 4 सेक्टर इकोनॉमी। कोकब मंजूर इज हियर, टीचर ट्रेनर एंड लाइफ कोच। यू कैन सी माय व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस एंड यूट्यूब लिंक। तकरीबन 350 के करीब, बल्कि इससे भी शायद ज़्यादा वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इकोनॉमिक्स, रिसर्च, मैनेजमेंट, मार्केटिंग और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, इवन ACCA, सॉफ्टवेयर्स, SPSS, स्मार्ट पीएलएस वगैरह वगैरह। सो लेट्स बिगिन। इससे कबल कि हम 2 सेक्टर इकोनॉमी को डिस्कस करें, हम सबसे पहले ये थोड़ा समझ लेते हैं कि कीनीजियन का जो इकोनॉमिक्स है, कीनीजियन इकोनॉमिक्स जो है, ये कीनीजियन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स जो है, इसका बेसिक थीम क्या है और बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। तो थोड़ा सा पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एंड जेम कीन्स 1936 में इसने एक बुक लिखी, थ्योरी ऑफ इनकम, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एटसेट्रा। और इसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो प्रिवेल करने लग गया। उसके बाद हारो, डोमर, कार्डोरो, सोल्वोरो एंड सो ऑन। फिर इसके बाद एक जहान आबाद हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। इससे पहले जो था, वो आपको मालूम होगा, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है। उसमें कॉन्सेप्ट था क्लासिकल इकोनॉमी का, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का, फिर न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स आई। लेकिन मोस्टली फोकस जो था वो माइक्रो एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी के ऊपर था। जबकि कीन्स ने फर्स्ट टाइम इसको प्रॉपरली एक सिस्टम के तौर पे रिप्रेजेंट किया कि जो इकोनॉमी की बका है, जो एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोचेस के साथ सॉल्व हो सकते हैं। मज़ीद इसके क्या कॉन्सेप्ट थे, इसने कहा जी, इनकम और एक्सपेंडिचर की जो इक्वेशन है, ये इसने इंट्रोड्यूस की। कंजम्पशन फंक्शन इसने इंट्रोड्यूस किया। MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, फिर मल्टीप्लायर्स, फिर इन्वेस्टमेंट फंक्शंस, MEC। ये इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म के ये टूल्स जो हैं वो डिस्कस किए। आइडेंटिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड मॉनेटरी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी वगैरह वगैरह, ये सारे इसी के ही खाते में जाते हैं। मोस्टली जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो टूल्स इसने ही दिए थे। इससे पहले किसी और तर्ज पे चीज़ें डिस्कस हुआ करती थी। फर्दर मोर जो बेसिक इसका जो फंडामेंटल पॉइंट था, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से के अलग, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अगेंस्ट था, वो ये था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स या क्लासिकल जो इकोनॉमिक्स का जो बिलीफ था, वो ये था कि इकोनॉमी सेल्फ रेगुलेटिंग पे चलती है, यानी खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं, जिसको एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड के का नाम दिया था। तो बहरहाल वो इसने कहा कि नहीं, सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम जो है, उसने उसको डिनाइड किया था। कीन्स डिनाइड द क्लासिकल बिलीव दैट द फ्री एंटरप्राइज सिस्टम इज सेल्फ रेगुलेटिंग एंड asserted that such system requires periodic intervention। इसने कहा इंटरवेंशन होनी चाहिए। कैसे? मॉनेटरी पॉलिसी बनाए, यानी गवर्नमेंट की तरफ से हो, फिजिकल पॉलिसी हो, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी दो के स्टेट बैंक बनाता है, आई मीन सेंट्रल बैंक बनाता है। लेकिन बहरहाल वो भी गवर्नमेंट का ही बैंक होता है। कहने को तो वो ऑटोनोमस होता है, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट का ही होता है। सो मीन्स पीरियोडिक इंटरवेंशंस होंगी ताकि इकोनॉमी ठीक से चले। इसकी सादा सी एग्जांपल ये है कि जैसे आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो गाड़ी सड़क सीधी है तो बस ठीक है, आप अगर स्टेयरिंग से हाथ हटा भी देते हैं तो गाड़ी सीधी चल रही है। लेकिन बाज़ वक़्त कर्व जब आ जाते हैं तो फिर आपको स्टेयरिंग पकड़ना पड़ता है और उसको उस हिसाब से जितना ज़रूरत है उस हिसाब से मोड़ना पड़ता है, उसी साइड पे, उसी डायरेक्शन पे टर्न करना पड़ता है। इसी तरह इकोनॉमी में गवर्नमेंट का भी ये रोल, कीन्स ने कहा कि इसकी पीरियोडिक इंटरवेंशन होनी चाहिए। जब इन्फ्लेशन आ जाए, जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, जब इस किस्म के मामलात हों, तो फिर जो है वो गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करनी होगी। इसका इसने फिर कहा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है वो भी इसी तरह अलग तरीके से एड्रेस होगा। ऐसा नहीं है कि खुद ब खुद सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम के तहत अनएम्प्लॉयमेंट के मसले हल होंगे। बहरहाल ये मैंने चाहा कि मुख्तसरन आपको थोड़ा सा कीन्स की इकोनॉमिक्स का जो है वो फिलोसफी का इंट्रोडक्शन थोड़ा दे दूँ। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। वो ये कि नेशनल इनकम डिटरमिन कैसे होती है 2 सेक्टर इकोनॉमी में। 2 सेक्टर से क्या मुराद है? 2 सेक्टर का मतलब है कि 2 तरह के लोग हैं इकोनॉमी में। हम अज्यूम करते हैं कि एक वो हैं जो कंज्यूमर्स हैं और एक जो हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। 2 तरह के लोग, इसके इसलिए इसको 2 सेक्टर्स कहते हैं। 2 सेक्टर इकोनॉमी में इनकम कैसे डिटरमिन हो रही है? डिमांड साइड होती है Y = C + I। C मीन्स कंजम्पशन, I मीन इन्वेस्टमेंट।
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी सी किसके बराबर है, सी नॉट यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन, और सी स्मॉल सी यानी इंड्यूस कंजम्पशन यानी वो कंजम्पशन जो कि इनकम पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इन्वेस्टमेंट क्या है, वो ऑटोनोमस है, उसको आई नॉट से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सेविंग इसी तरह बिल्कुल इस इक्वेशन की तरह, एस नॉट माइनस एस नॉट प्लस स्मॉल एस यानी इंड्यूस सेविंग, जिसको हम एमपीएस भी कहते हैं। ठीक है, और इस चीज को एमपीसी भी कहते हैं। ठीक है, ये इनकम पे डिपेंड करती है कि इनकम बढ़ती है तो सेविंग बढ़ती है। ठीक है, प्लस इसी तरह इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ती है, ये दोनों प्लस साइन है। ठीक है, और जो आउटपुट यानी प्रोडक्शन साइड है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी प्लस एस से, यानी कंजम्पशन प्लस सेविंग, टोटल आउटपुट। दो मेथड्स हैं नेशनल इनकम को डिटरमिन करने के लिए। अच्छा, ये हमने पहले assumption डिस्कस कर ली, अब हम मेथड डिस्कस कर रहे हैं कि नेशनल इनकम को कैसे डिटरमिन किया जाता है और टोटल आउटपुट कैसे डिटरमिन होती है। अच्छा, क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मेथड और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। तो पहले हम ये मेथड डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम ये इसको ग्राफिकली भी करेंगे और न्यूमेरिकली भी करेंगे। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, पहले इन दोनों टर्म्स को समझ लेते हैं फिर मेथड को समझेंगे। एग्रीगेट डिमांड कहते हैं टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस इन अ ईयर। ठीक है, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है पूरे मुल्क के अंदर, ठीक है ना, उसको हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड। इसी तरह इसको क्या कहेंगे, द टोटल नेशनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री। तो एक मुल्क में तमाम लोगों ने कितनी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम की हैं, तो बेसिकली वही इनकी डिमांड है, क्योंकि वो एबल भी थे और विलिंग भी थे। डिमांड की डेफिनेशन आपको याद होगी, मैंने एक्सप्लेन किया था, विलिंग एंड एबल। तो विलिंग भी थे और एबल भी थे, तो उतना ही उन्होंने कंज्यूम किया, गोया कि उतनी उनका एक्सपेंडिचर है। तो पूरे मुल्क का एक्सपेंडिचर वो भी एग्रीगेट डिमांड ही कहलाता है। तो दोनों तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई, एक मुल्क के अंदर टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है, गुड्स एंड सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, सो एग्रीगेट सप्लाई इज द नेशनल इनकम व्हिच हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, कुल मिला के इस सब ने मिलकर कितनी प्रोडक्शन की, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, टोटल आउटपुट क्या है। तो पहले क्या था, टोटल कंजम्पशन क्या है, अब यह टोटल आउटपुट। तो अगर ये दोनों बराबर होंगी तो वहां पे हमारा नेशनल इक्विलिब्रियम, नेशनल इनकम जो है वो डिटरमिन होगी। अब इसको थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं। ये जो लाइन है, ये जो आपको, अच्छा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस देखें, एक्स एक्सिस पे हमने इनकम को मेजर कर दिया, वाई एक्सिस पे हम आउटपुट को मेजर करते हैं। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को मेजर करते हैं। ये जो लाइन है 45 डिग्री पे एक हाइपोथेटिकल लाइन होती है, जिसका मतलब ये है कि इस लाइन के हर पॉइंट पे नेशनल इनकम डिटरमिन हो पाती है कि जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है उतना कंज्यूम हो रहा है, जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना कंज्यूम हो रहा है, जितना प्रोड्यूस हो इतना कंज्यूम हो। अगर इस पॉइंट पे हम कहीं पर भी आएंगे तो वहां पे हमारा नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम पे होगा, कि टोटल एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो। लेकिन ये हमारी है एग्रीगेट डिमांड की लाइन। ठीक है, ये सी प्लस आई ये वाली। तो आपने देखा जीरो लेवल के ऊपर ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। जब इनकम जीरो थी तब भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन थी। ये आप कीनीजन कंजम्पशन फंक्शन में आपने पढ़ा है कि जब हमारी इनकम कुछ भी ना हो, जीरो, तो कुछ ना कुछ तो हम कंज्यूम करते हैं, ज़रा जिंदा रहने के लिए कुछ तो करते हैं। तो वो शायद पास्ट की सेविंग यूज करेंगे या लोन लेंगे, कुछ तो करेंगे, तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन हम ये होती है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, देखिए 1,000 हो गई, फॉर एग्जाम्पल 2,000, 3,000, या Y1, Y2, Y3, तो हमारे कंजम्पशन भी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल 20 थी, फिर करते करते ये 30 हो गई, 40 हो गई। ठीक है, और ये यहाँ तक आ जाती है। अब अगर हमारी फर्ज करें मुल्क के अंदर इनकम है Y1, अज्यूम कर लेते हैं $1,000, ठीक है, 1,000 बिलियन डॉलर वट एवर। तो इसके लेवल के ऊपर ये पॉइंट जो आ रहा है, ये हमारी प्रोडक्शन आ रही है टोटल, और ये हमारी आ रही है कंजम्पशन यानी डिमांड। तो कोई आप देखें, एग्रीगेट डिमांड बड़ी है एग्रीगेट सप्लाई से, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो मुल्क के अंदर अभी गैप मौजूद है, ठीक है ना, यानी और प्रोडक्शन की जरूरत है। ठीक है, फिर देखें इनकम आपकी बढ़ते बढ़ते, नेशनल इनकम बढ़ते बढ़ते Y2 यानी लेट सपोज 2,000 बिलियन डॉलर पे चली जाती है। इस पॉइंट के ऊपर आपकी जो डिमांड है वो भी एग्जैक्टली 2,000, यानी जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उतनी ही एग्जैक्टली डिमांड आ गई है, उतनी ही कंज्यूम हो रही है। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा।
एंड फर्ज करें कि प्रोडक्शन बढ़ गई है और भी ज़्यादा, यानी नेशनल इनकम यानी Y3 पे चली गई है 3000 बिलियन, जबकि डिमांड इतनी नहीं है, तो ये गैप क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। अब एग्रीगेट डिमांड जो है वो सप्लाई से कम है, या इन अदर वर्ड्स एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर दैन एग्रीगेट डिमांड, तो ये गैप क्रिएट हो। इसको हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे कि ये गैप क्या बताते हैं और इनको कैसे करेक्ट किया जाता है, लेकिन बहरहाल फिलहाल हम डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। तो दिस इज द पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो ग्राफिकली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने इसको धीरे से, बेशक आप इसको दोबारा भी देख लीजिए इस एक्सप्लेनेशन को, तो इंशाल्लाह आपको बहुत भी क्लियर हो जाएगा। अब हम इसको न्यूमेरिकली भी समझते हैं कि अच्छा ग्राफिकली तो हमने देख लिया, न्यूमेरिकली कैसे डिटरमिन होती है। तो जैसे कि हमने पहले बताया था, सी क्या होती है, सी नॉट प्लस स्मॉल सी वाई, ये हमने किया था एजम्पशन में, याद है आपको? नहीं याद तो ये देखें, सी नॉट प्लस स्मॉल सी वाई, ठीक है। और आई जो है वो ऑटोनोमस आई ने आई नॉट, तो ये हमारा जनाब आ गया सी नॉट यानी $40 बिलियन प्लस स्मॉल सी वाई, स्मॉल सी 0.6 वाई, ठीक है। और आई नॉट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है $80 बिलियन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब ये अगर सिचुएशन है, तो ऐसे में हमारा नेशनल इनकम जो है वो कहाँ पे इक्विलिब्रियम हो, कितनी नेशनल इनकम हमारी हो कि हम इक्विलिब्रियम लेवल पर आ जाएंगे, कैसे मालूम करेंगे, ये भी हमने पढ़ा था। टू सेक्टर में क्या होता है, Y इज इक्वल टू सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, याद है? ये देखें जनाब, ये किया था Y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये पहला हमारा assumption है, ठीक है, टू सेक्टर के अंदर। अब हम क्या करेंगे, यही वाली वैल्यू, सी वाली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और ये आई वाली वैल्यू यहाँ आई की जगह पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, Y इज इक्वल टू सी कितना है, 40 प्लस 0.6 Y, ये हमने यहाँ से उठा लिया। आई क्या है 80, ये हमने यहाँ से उठा लिया। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब ये 0.6 Y जो है ये प्लस का है, इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो ये माइनस का हो जाएगा। ये 40 प्लस 80 कितना हो गया, 120। ये 1Y माइनस 0.6Y, जब 1 में से 0.6 माइनस करते हैं तो 0.4Y आ जाता है। यहाँ पे 120 है, अब दोनों साइडों को 0.4 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 इधर कैंसिल हो जाएगा, और 120 डिवाइड बाई 0.4 जब करेंगे तो ये हमारे पास 300 आ जाता है। अगर ये कंजम्पशन फंक्शन है और ये इन्वेस्टमेंट है किसी मुल्क में, तो उस मुल्क की नेशनल इनकम 300 बिलियन या ट्रिलियन डॉलर होनी चाहिए, यहाँ पर वो इक्विलिब्रियम पे आएंगे। अच्छा, अगर यहाँ पे आएंगे तो एक्चुअल कंजम्पशन हमारी कितनी होगी, ये कैसे मालूम करेंगे, वेरी सिंपल, ये 300 हम इधर जब पुट कर देंगे वाई में, क्योंकि वाई तो हमें मालूम हो गया, तो हमारे पास एग्जैक्ट सी भी आ जाएगी। कैसे आएगी, 40 प्लस 0.6 वाई, तो ये क्या है 40 प्लस 0.6 y कितना है 300, सो 300 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 दैट गिव्स अस 180, 180 प्लस 40 दैट इज 20, 220। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सही कैलकुलेशन की है, यू कैन वेरीफाई योर आंसर। अब हमें पता है y हमारा 300 है और c कितना है 220, तो सेविंग कितनी होगी, तो भाई सीधी सी बात है, अगर आपकी इनकम 300 है और आपकी कंजम्पशन कितनी है 220, तो बाकी कितने सेव, बाकी जो बच जाएंगे वो सेविंग है। हमें पता है कि y क्या होता है, c प्लस एस भी होता है, यानी मेरी इनकम इज इक्वल टू मेरी कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो आधी की कुछ पोर्शन आप कंज्यूम कर लेते हैं, बाकी जो बच जाता है आप सेव कर लेते हैं। इसी फार्मूले को आप यूं भी लिख सकते हैं, एस माइनस इज इक्वल टू वाई माइनस सी। तो क्या कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, 300 माइनस 220 क्या आता है 80, और 80 ही तो हमारी इन्वेस्टमेंट है, ये देखें। तो मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये भी दोनों बराबर हो गए। तो गोया हमने भी पढ़ा था कि नेशनल इनकम वहाँ पे डिटरमिन होती है जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाए। तो गोया कि हमारी सारी कैलकुलेशन भी ठीक हो गई। तो नेट रिजल्ट क्या है, अगर हमारा कंजम्पशन फंक्शन ये हो और इन्वेस्टमेंट 80 हो, तो उस लेवल पे हमारा नेशनल इनकम जो डिटरमिन होगी, यानी जो होनी चाहिए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, वो 300 होगी, और कंजम्पशन हमारी होगी 220 बिलियन, और बाकी 80 बिलियन हमारी सेविंग या दैट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगी। ये एक मेथड हो गया जिससे हमने सॉल्व किया। अब दूसरा मेथड भी मैंने आपसे कहा था, वो कौन सा है, वो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट का मेथड। इसको कैसे सॉल्व कर देंगे, हमें पता है सेविंग क्या होती है, जो इनकम हम कंज्यूम नहीं करते वो सेविंग कहलाती है, और ये बराबर होती है माइनस एस नॉट प्लस एस वाई, ठीक है।
और जो इनकम कंजम्पशन पर्पस के बजाय किसी और पर्पस के लिए खर्च की जाए उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू कीन्स आई जो है वो हमारा क्या है, टू सेक्टर में आई नॉट यानी फिक्स ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम है। तो फिक्स है अगर आई, तो फर्ज करें ये मिसाल ले लेते हैं, ये 80 बिलियन है, यहाँ पे 80 लिख लेते हैं, ठीक है जी 80। और चाहे इनकम आपकी 1000 है, 2000 है, 3000 है, जितनी भी है उस हिसाब से हमारी क्या है इन सेविंग या इन्वेस्टमेंट कितनी है, 80 है। इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है, फिक्स $80। आप देखें जैसे आपकी इनकम जीरो होगी तो जीरो इनकम पे आपकी माइनस में सेविंग होती है, क्योंकि जीरो इनकम में हमने कहा था कुछ ना कुछ आप कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो गोया या तो आप कर्जा ले रहे हैं या पुरानी सेविंग यूज कर रहे हैं तो वो माइनस में चली जाती हैं, ठीक है। तो आप देखें ये कर्व माइनस से शुरू हो रही है, यानी ये इस लेवल से भी नीचे से स्टार्ट होगी। करते 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 जब आप इनकम 1000 पे आ गई मिसाल के तौर पे, तो अब आपकी सेविंग नील हो गई है, जीरो हो गई है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर आपकी सेविंग जीरो है, जबकि इन्वेस्टमेंट कितनी है, 80 बिलियन, ये 80 है, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना हो, ठीक है। फर्ज कर लें ये हमारे पास क्या है, 80 बिलियन, ठीक है। अब इनकम है फॉर एग्जांपल Y1, तो इस पे हमारी सेविंग तो देखें ये सेविंग कर रही है जो, ठीक है, ये सारी सेविंग कर, तो ये इन इस वक्त सेविंग हमारी जीरो है और इनकम हम इन्वेस्टमेंट जो है हमारी 80 है, तो क्या इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग। फिर जब इनकम हमारी बढ़कर कितनी हो गई, Y2 पे चली गई, 2000 बिलियन, 3000 जो भी है, ठीक है। सेविंग भी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, यहाँ तक कहाँ पे आ गई, 80 पे आ गई। अब इस पॉइंट पे क्या है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर है। तो गोया कि ये पॉइंट हमारे नेशनल इनकम का क्या होगा, इक्विलिब्रियम लेवल होना चाहिए जहाँ पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग आपस में बराबर है। अगर हमारी इनकम मजीद बढ़ जाती है तो सेविंग चूंकि इन्वेस्टमेंट चूंकि फिक्स है वो 80 बिलियन ही है, जबकि सेविंग जो है वो कि इंड्यूस्ड है वो तो बढ़ रही है, तो ये गैप क्रिएट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या, इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग। तो दिस इज द पॉइंट वेयर योर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, और ये Y2 पे हमारी नेशनल इनकम जो है वो डिटरमिन हो जाती है। इसको भी न्यूमेरिकली देख लेते हैं। हमारे पास y क्या है, सॉरी s क्या है, -40 प्लस 0.4y, ये था ना, -S0 प्लस स्मॉल sy, याद है, ये वही फार्मूला है। और i हमारे पास यहाँ पे फिक्स्ड है, $80 बिलियन। कितनी होगी नेशनल इनकम, कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत आसान है। हमें क्या पता, हमें फार्मूला पता है। फार्मूला क्या है, जहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए वहाँ पे नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम पे होगी। जब ये पता है तो क्या करेंगे, एस की जगह पे ये फार्मूला लगा देंगे और आई की जगह पे 80 ये लिख देंगे। एस की जगह पे वैल्यूज क्या है, -40 प्लस 0.4y, और वाई की जगह, आई की जगह पे क्या है, 80। तो ये 0.40 जो है इधर से शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, 120 हो जाएगा। यहाँ 0.4y रह गया, 0.4 से दोनों तरफ से डिवाइड कर देंगे और क्या आ जाएगा, वाई 300। तो गोया कि जब ये सेविंग फंक्शन हो और ये इन्वेस्टमेंट हो तो नेशनल इनकम होनी चाहिए 300 बिलियन या ट्रिलियन डॉलर। और एग्जैक्ट सेविंग कितनी होगी, सिंपल, इधर वाई की वैल्यू में 300 पुट कर देंगे, तो -40 प्लस 4 300, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 120 -40 दैट इज 80, और ये बराबर आ गया इसके, ठीक है, इस 80 के बराबर। लिहाजा सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट दैट इज इक्वल टू 80। हेंस इट्स प्रूव दैट at this level of national income our and this level this saving function and in this level of investment our income should be determined at 300 बिलियन डॉलर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये सी फंक्शन गिवन है, आई भी गिवन है, आपने नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर लेना है, सेविंग को भी कैलकुलेट करेंगे। और अब सेविंग को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सोचने वाली बात होगी। और आई तो गिवन है, वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर एक और भी सवाल के अंदर सवाल है, अगर आई 50 की जगह 100 हो जाए यानी बढ़ जाए, फिर नेशनल इनकम कितनी हो जाएगी। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सो करिए, और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने कोचिंग क्लासेस लेनी है इकोनॉमिक्स की, स्टैट्स की, या फिर रिसर्च की, या मैनेजमेंट मार्केटिंग की, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट दिस व्हाट्सएप नंबर, यू कैन सी माई ईमेल एड्रेस। मुख्तलिफ क्लासेस चल रही होती हैं, आप उनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम हेयर, राइट। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड एंड खुश रहें।